सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच एक सिंपल, इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। मैं फिजिक्स को हमेशा सिंपल, इजी और इंटरेस्टिंग इसलिए बताता हूँ कि अगर आप इसे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें तो ये काफ़ी मज़ेदार सब्जेक्ट है। आज का जो टॉपिक है वो मॉडर्न फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियाई। ऐसे तो ये टॉपिक काफ़ी छोटा है, इसके बावजूद इसका इम्पोर्टेंस कम नहीं है। इसके क्वेश्चन जो हैं कंपटीशन और बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों में बराबर आते हैं। इस हिसाब से हमें इसे पढ़ लेना चाहिए। इसका स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा ही है। तो जहाँ तक न्यूक्लियाई चैप्टर की बात है, इसकी शुरुआत होती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम को अल्फ़ा पार्टिकल मतलब हीलियम के न्यूक्लियस से बम्बार्ड करके किया था। जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे होंगे, जब बेरिलियम को हीलियम से बम्बार्ड किया गया तो कार्बन, साथ ही साथ एनर्जी और उसके साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ऐसे तो छोटी सी बात थी साइंस के फील्ड में, लेकिन इसने एक नए युग की शुरुआत की और यहाँ से स्टार्ट हुआ न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में अब आगे हमको देखना है तो सबसे पहले हम न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन में जैसा कि आपको ज्ञात है कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है और साथ ही साथ फंडामेंटल पार्टिकल है। इसका मास प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1840 टाइम्स ग्रेटर होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होने के कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है। न्यूट्रल है, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। और इसके न्यूट्रल होने के कारण इसका जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो काफ़ी हाई है। न्यूट्रल होने के कारण इसका पेनेट्रेटिंग पावर काफ़ी हाई है, लेकिन इसी के साथ इसका जो आयनाइजिंग पावर है वो लो है। न्यूट्रॉन के स्पीड को हम स्लो कर सकते हैं। स्लो करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज किया जाता है उसे हम मॉडरेटर कहते हैं। इसमें बेसिकली हैवी वाटर, पैराफिन वैक्स, ग्रेफाइट आते हैं। अच्छा, स्लो न्यूट्रॉन की खासियत क्या है कि स्लो न्यूट्रॉन से न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट या इंड्यूस्ड कराए जा सकते हैं। स्लो न्यूट्रॉन का दूसरा नाम थर्मल न्यूट्रॉन भी है। आगे अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, तो कंपोजिशन जैसा कि आप देख रहे होंगे, किसी भी एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं ZXA, जहाँ पर X एलिमेंट का सिंबल है और Z एटॉमिक नंबर, साथ ही साथ जो एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ऐसे एटम के केस में जो आयनाइज नहीं है, वैसे केस में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर होता है। इसके बाद से दूसरा N बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिला करके जो बनता है उसे हम A मतलब मास नंबर कहते हैं। मास नंबर का एक दूसरा नाम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी है। तो ये कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में आपको ये दिखेगा, या एटम के कंपोजिशन में अगर इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड कर लेते हैं तो एटम बन जाएगा। अब बात आती है एटॉमिक मास यूनिट, काफ़ी इम्पोर्टेंट। हाँ, एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे तो हम मास को एक्सप्रेस करने के लिए किलोग्राम या ग्राम का यूज़ करते हैं, लेकिन जब एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल पे चलते हैं तो वैसे केस में हम किलोग्राम और ग्राम छोड़ करके एटॉमिक मास या यूनिफाइड मास की बात करते हैं। इसे AMU या U से डिनोट करते हैं। ये 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम होता है, 6C12। और अगर हम कार्बन के एटम का मास मेजर करके यहाँ रख दें तो हमारे पास जो 1U = 1 MEU आएगा, वो 1.660539 × 10⁻⁻27 kg के इक्वल आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द U दैट इज यूनिफाइड मास, तो वैसे केस में हमको इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg को 1.660539 × 10⁻27 से डिवाइड करना होगा। और अगर इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद से जो रिजल्ट आएगा वो 0.00055 U। इसी तरह से आप प्रोटॉन के मास को भी U के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर आप प्रोटॉन के मास को U के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये आएगा 1.00725 UK।
और इसी तरह से आप न्यूट्रॉन के मास को भी यू के टर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। तो यहाँ से आपको यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड फैक्ट है कि न्यूक्लियस को स्फेरिकल मान लिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी V प्रोपोर्शनल टू A। अगर हम बात करें प्रोपोर्शनल हटाने की तो उसके जगह पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आ जाएगा, और तब न्यूक्लियर वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब, जैसा कि मैंने बोला न्यूक्लियस को स्फेरिकल मानते हुए। तो यहाँ से आप आर क्यूब इज इक्वल टू 3K/4 पाई इंटू A लिख सकते हैं, यानी R इज इक्वल टू 3K/4 पाई होल टू द पावर 1/3 A टू द पावर 1/3। अगर हम A को 1 ले लें, मतलब मास नंबर 1 ले लें, मास नंबर 1 किसका होगा? तो मास नंबर 1 बेसिकली हाइड्रोजन का होगा। तो वैसे केस में आप R इज इक्वल टू लिख सकेंगे 3K/4 पाई टू द पावर 1/3, जिसको R0 से एक्सप्रेस करेंगे। और अगर R0 से एक्सप्रेस कर दें तो R इज इक्वल टू R0 A टू द पावर 1/3, ये फाइनल एक्सप्रेशन आया। ऐसे न्यूक्लियस के पास एक शार्प और वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, फिर भी इस रेडियस के एक्सप्रेशन को हम लोग एज्यूम करके चल सकते हैं, मान कर के चल सकते हैं। जहाँ पर R0 का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, R0 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। यहाँ रेडियस न्यूक्लियस का जो है वो 1 फर्मी से लेकर के 10 फर्मी के बीच में वैरी करता है। ओके, तो यहाँ तक साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात तो आपने देखा था कि रदरफोर्ड ने भी अपने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में किया था। उन्होंने बताया था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻14 मीटर से कम होगा। तो यहाँ वो रिजल्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की। न्यूक्लियर डेंसिटी की जहाँ तक बात करें तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। ओके, अच्छा, मास ऑफ किसी एलिमेंट का निकालें तो सबसे पहले Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास प्लस N नंबर इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसको आगे बढ़ाते हैं तो अगर हम आर क्यूब की वैल्यू को दे दें तो नीचे का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा। एक और चीज़, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। जैसा कि मैंने बताया, न्यूट्रॉन ऑल्दो थोड़ा सा हैवियर होता है, तो वैसे केस में न्यूट्रॉन के मास की जगह पर मास ऑफ प्रोटॉन ही रख दीजिए, तब आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर Z प्लस N इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और Z प्लस N इज इक्वल टू A, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा। तो अब यहाँ A और A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 4/3 पाई R0 क्यूब। सबके वैल्यू आपको मालूम है। अगर सबके वैल्यूज़ को पुट कर दें तो पुट करने के बाद हमारे पास जो डेंसिटी आएगा ये 2.29, कहीं कहीं 2.3 भी लिखता है, इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। यह डेंसिटी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है मतलब ऑर्डिनरी डेंसिटी 10⁻³ के टर्म में होता है। किसी की भी डेंसिटी आप बात कर लें, वाटर की डेंसिटी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अगर आप आयरन की डेंसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर 8.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। उसी तरह से अगर आप बात करें मरकरी का तो 13.6 इंटू 10⁻³। तो जितने भी ऑर्डिनरी मैटर हैं उनकी डेंसिटी 10⁻³ के टर्म में है, जबकि यहाँ न्यूक्लियर डेंसिटी आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। तो यह डिस्कशन का पॉइंट बनता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे तो डिपेंड नहीं करता। आपने देखा कि एक्सप्रेशन में मास नंबर दोनों तरफ कट गया था। तो सभी न्यूक्लियस के जो डेंसिटी होंगे वो सेम होंगे। कभी कभी डिफरेंट न्यूक्लियाई आपको दे करके न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो बोलता है, तो डेफिनेट है कि डिफरेंट न्यूक्लियाई के न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो 1:1 होगा। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी इतना हाई है, यह डेंसिटी बेसिकली वाइड ड्वार्फ के मामले में ही केस में ही मिलता है, जब वाइड ड्वार्फ बेसिकली न्यूक्लियर मैटर से ही बना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये न्यूक्लियर डेंसिटी थ्रू आउट द न्यूक्लियस सेम नहीं है, ये सेंट्रल पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा और आउटर लेयर में ग्रेजुअली डिक्रीज भी करता है। न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें
यहाँ पर जैसे कि आपको दिया हुआ है कि डिक्रीज हो जाता है 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू अगर सरफेस तक हम जाएं तो। और इसके बाद एक और चीज़ कि आप न्यूक्लियर डेंसिटी को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि एटम के अंदर का मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है। होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, अगले एपिसोड में।